नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो है आपका बुक लॉन्च कर दिया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। आप यहां पे देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है सेकंड एडिशन का बुक निकाला गया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए दोस्तों आप बोल सकते हैं रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि डिस्कशन जो है इतना बेहतर दिया गया कि आपको ऐसा किताब में मतलब डिस्कशन जो है आपको और किताब में इतना बेहतर नहीं मिलने वाला है। इसमें देखेंगे तो 2010 से लेकर के जो है 24 जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का पूरा बेहतर तरीके से दिया गया है। 63 जो है आपका इसमें सेट है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हमने जो है मेहनत के साथ बना रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपका बिहार पुलिस का पेपर 4 है। इसके पहले का देखिए हमने दोस्तों जो है आपका पेपर 3 तक जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं पेपर 4 और ये आपको जो है 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पूरा प्रश्न को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ जो है इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि यदि एक वजन तौलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। वास्तविक द्रव्यमान देखेंगे तो आपका 50 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चूँकि हमारा वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल बराबर तुला का पाठ्यांक होता है। द्रव्यमान एवं भार के बीच अंतर निम्न है, जैसे द्रव्यमान का मान हर जगह एक जैसा होता है, चाहे इसका मापन कहीं भी किया जाए। भार एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है द्रव्यमान पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। अगला है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है अंततः इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। और अगला है कि यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को जो है बदल सकता है। याद रखिएगा, स्तंभ ए और स्तंभ बी मिलान करके बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। देखिए पित्त की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हर्टज हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पर पित्त नहीं लिखा गया, पीच लिखा गया, पीच। तो पीच जो है आपको हो जाएगा हर्टज। प्रबलता की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा डेसिबल। प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो आपका ध्वनि का परावर्तन होगा। और चिकित्सा में अधिक का उपयोग की बात करते हैं ध्वनि का उपयोग, तो आपका स्टेथोस्कोप होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पिच यानी तारत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ध्वनि का पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व जो है बढ़ता रहता है या फिर बढ़ता जाता है। पिच की आवृत्ति जो है एसआई मात्रक हर्टज होता है। प्रबलता देखेंगे तो देखिए प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमा या फिर तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुल क्षणों बाद सुनाई यानी कुछ क्षणों बाद जो है सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अंतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच जो है कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। अगला कि स्टेथोस्कोप, यह एक चिकित्सा यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में यानी सुनने के काम में जो है लाया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक जो है पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी होगा बोध गया। देखिए शयन मुद्रा की प्रतिमा बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दानदाताओं के सहयोग से जो है बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा जो है 100 फीट लंबी है। कितना फीट है? 100 फीट है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया है। भारत में पहली बार बुद्ध की ही मानव प्रतिमा के रूप में जो है कुषाण काल में पूजा हुई है। कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में
प्रतिमा का जो है निर्माण हुआ है। अगला है कि बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 2000 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। मानवाधिकार आयोग जो है आपका मानवाधिकारों का रक्षक है। यह एक जो है आपका स्वशासी उच्च शक्ति प्राप्त संस्था है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर को बिहार मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352 के 1 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए जो है न कहा जाए। अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद दे। अगला है कि मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है? मोरबी बांध ये आपको मच्छू नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा मच्छू नदी। देखिए मोरबी सिरेमिक और दीवार घड़ी उद्योगों का केंद्र है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें लगभग 141 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। कोसी नदी इसे जो है बिहार का शोक के नाम से जो है जाना जाता है और इस नदी में बाढ़ से बिहार में भयंकर जो है तबाही होती है। यह नदी नेपाल से निकलती है। बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 नंबर आपका है कि C3H8 किस जो है आपका समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो ये आपका है एल्केन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह को सजातीय या फिर समजातीय कहते हैं। इसका आप जो है सूत्र देख सकते हैं। ठीक है। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक तो गिरता है। ऑप्शन नंबर ए होगा गिरता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। एक तापमान नियम के रूप में प्रत्येक 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी के क्वथनांक कम होने की वजह से पर्वतों पर जो है खाना पकाने में ज़्यादा जो है समय लगता है। जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द्रवों में घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और दाब घटाने से क्वथनांक का जो है मान घट जाता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पृथक्करण कीप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए तेल एवं जल दोनों असमिश्रणीय होते हैं और घनत्व में अंतर के कारण अलग अलग परत बनाते हैं। तेल पानी से हल्का होने के कारण जो है पानी पर तैरता रहता है। पृथक्करण कीप देखिए विधि देखेंगे तो इसमें तेल और पानी डालने पर तेल ऊपर की परत में एक पानी नीचे की परत में जमा हो जाता है। निचले हिस्से से पानी निकाला जा सकता है और फिर तेल को जो है अलग किया जा सकता है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत जो है विवरण दिया है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र के बारे में जो है जीवंत विवरण दिया है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया तथा पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का जो है सबसे बड़ा नगर था जो 9.5 मील लंबा और 1/6 लिखा गया 1 सही
एक सही 6/4 जो है मील चौड़ा था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से लेकर के 411 ईस्वी के बीच में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। इसने वैशाली तथा पाटलिपुत्र की यात्रा की। इसका यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं तो फो क्यों की है। अगला है कि इसने जो है पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की भव्यता व सुंदरता को देखकर बताया है कि मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित हैं। इसने विनिमय व्यवस्था में कौड़ियों के प्रचलन का जो है उल्लेख किया है, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रूस में डयूमा का गठन कब हुआ है। तो ये हुआ है 1905 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। देखिए ड्यूमा देखेंगे दोस्तों तो आपका ड्यूमा रूसी साम्राज्य में विधायी शक्ति का पहला प्रतिनिधि निकाय बनाया गया था। यह निचले सदन का जो है गठन करता था। ड्यूमा की स्थापना जो है जार निकोलस द्वितीय के द्वारा जो है 30 अक्टूबर 1905 में किया गया था। ड्यूमा के प्रमुख कार्य या फिर शक्ति देखेंगे तो संघीय संवैधानिक और संघीय कानूनों को अपनाना, रूसी सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक, लेखा चैम्बर और मानवाधिकारों पर उच्चायुक्त के प्रमुखों की नियुक्ति या फिर बर्खास्तगी, माफी की घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग के मुद्दे को निपटाना। वर्ष 1917 में ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ वर्ष 1917 में रूसी क्रांति भी शुरू हो गई थी। जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों के सलाह लेने से इनकार के कारण उसने जो है रूसी जनता का समर्थन खो दिया। इसलिए जो है आपका ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब जो है युद्ध किया, इसमें वो जो है असफल रहे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 2 अगस्त 1857 बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया और जिसमें जो है वो आपके असफल रहे। 1857 की क्रांति के दौरान आरा पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। आरा पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का पहला प्रयास जो है विफल रहा। दूसरा प्रयास मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में हुआ। उस समय देखेंगे तो बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह को 2 अगस्त 1857 को जो है हरा दिया गया था। अगला है कि NFSA से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। यह अधिनियम 2013 में जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिलते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य जैसे सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु शुरू किए गए विभिन्न कार्य जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह प्रणाली वर्ष 1947 में जो है आपका शुरू किया गया था। नोट की बात करते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस प्रणाली को जो है 1997 में दोस्तों आपका लागू किया गया है। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत लक्षित गरीबों को पहचान तथा उन तक जो है पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढंग से जो है अनाज पहुंचाना था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, इस योजना का उद्देश्य जो है लाभार्थी को देश में कहीं भी सब्सिडी युक्त अनाज लेने के लिए पात्र बनाना है। इसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड से जो है लिंक होना चाहिए। अगला है कि अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना, देखिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1905 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसका नाम 2022 में बदलकर जो है प्रधानमंत्री पोषण अन्न योजना का जो है कर दिया गया है। भारत वर्ष 2024 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में 105वें स्थान पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 बिहार का स्थान की बात करते हैं तो 21वां। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो केरल। उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य में प्रथम देखेंगे तो आपका जो है नागालैंड हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बोला कि डैश तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास की सततता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए सतत विकास वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। गरीबी व बेरोजगारी, देखिए गरीबी का मतलब है कि बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन न होना।
बेरोजगारी, देखिए ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन रोजगार पाने में असफल रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि से है जो उपभोक्ता और व्यवसायों दोनों की क्रय शक्ति को कम करती है। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, जैसे बैंक दर नीति, CR और SLR। आर्थिक विकास दर, देखिए आर्थिक विकास दर वह दर है जिस पर किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो है बदलता या फिर बढ़ता रहता है। यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और अगला हमारा ये भी देखिए 17 नंबर मैथ का ही दिया गया है। देखिए मैथ को हम स्किप करेंगे, जीके जीएस को पूरा फोकस करेंगे हम। डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा को किस नाम से जो है जानते हैं, किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो जो है हम बांगर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। डेल्टा प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यह मिट्टी नदियों द्वारा ऊपरी मार्ग से निचले मार्ग की ओर बहने के दौरान जो है किए गए अपरदन से बनती हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः जो है दो वर्गों में जो है विभाजित किया जाता है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, यह नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले उन उच्च भूभागों को कहते हैं जो बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, यह प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ द्वारा लगाई गई मिट्टी होती है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है क्वेश्चन 19 नंबर, संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया है? तो आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही होगा। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74 का 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, अपनी सहमति दे दें, अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दें। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वह राष्ट्रपति को उस पर जो है अपनी सहमति जो है देनी ही पड़ती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं बताइए? तो ये आपका 22 भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मूल रूप से देखेंगे तो आपका 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया है। फिर उसके बाद एक जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत देखेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली के जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर आपका हुआ था 92वां संविधान संशोधन, इसमें देखेंगे तो 2003 में हुआ था। इसमें देखेंगे तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अप्रैल 2024 में वाराणसी को कौन सी मिठाई को जो है GI टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा तिरंगा बर्फी। भारत में GI टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा जो है विनियमित है ना, विनियमित किया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। अप्रैल 2024 में तिरंगा बर्फी के साथ साथ वाराणसी के एक अन्य उत्पाद जो कि ढलुआ मैटर क्राफ्ट को भी GI टैग दिया गया है। 75वीं GI उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि तमिलनाडु जो है 58 GI टैग उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। GI टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद की बात करते हैं, दार्जिलिंग चाय 2004 है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 2024 का जो है आयोजन उमरोई मेघालय में जो है किया गया है? तो ये आपका भारत फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और फ्रांस। और ये देखेंगे तो 13 से 26 मई 2024 तक जो है आयोजित किया गया था। ये आपका जो है 7वां संस्करण है। युद्धाभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में जो है आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच 3 तरह के सैन्य अभ्यास होता है। शक्ति यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वरुण यह भारत फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, यह 1993 से आयोजित दोस्तों हो रहा है। गरुण की बात करते हैं तो यह भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है।
बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहे छात्रों को विशेष कक्षाएं प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को जो है कम करना है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को कक्षा 3 से 8 तक के लगभग 25 लाख विद्यार्थी को जो है शामिल करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या 5 तक सीमित करके छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। यदि पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो मदद के लिए हाई स्कूलों के शिक्षकों को जो है बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में दोपहर के भोजन के बाद हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं शामिल हैं, याद रखिएगा। राज्य भर में 60,000 से अधिक स्कूलों में कक्षाएं अपराह 3 से लेकर के 4-15 बजे तक के बीच आयोजित की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिलावार निगरानी समितियां कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो व्हाट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीड द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू। तो माई सेल्फ जिससे पूछ रहा है तो इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न 25 नंबर। देखिए, बोला कि हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? तो ये आपका है बेबीलोनिया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, हम्मुराबी संहिता 282 कानूनों का एक समूह था जिसे बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने पत्थर पर जो है खुदवाया था। हम्मुराबी की संहिता प्रतिशोधात्मक न्याय के कानून का उदाहरण है जिसे लेक्स लेटियोनिस के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की अवधारणा द्वारा परिभाषित जो है किया गया है। इस संहिता के वाणिज्य, विवाह और तलाक, गुलामी, कर्ज और विभिन्न अपराधों की सजा के बारे में कानून जो है स्थापित किए हैं। यह संहिता 1750 ईसा पूर्व हम्मुराबी के शासनकाल के दौरान जो है लिखी गई थी। ईश्वर के अमूर्त की पूजा को डैश कहा जाता है, तो आपका जो है निर्गुण शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्गुण शक्ति। अगला है कि ओपन ऑफिस है ना, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा बाट है ना, कौन सा बाट एनामिसिंग टूल नहीं है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इससे देखेंगे तो वास्तविक दस्तावेजों में संशोधन करते समय ट्रैक चेंजेज की सुविधा चालू कर सकते हैं ताकि नवीनतम संशोधन आसानी से मिल सके, परंतु पूरे दस्तावेज में संपादित जो है नहीं कर सकते हैं। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में दस्तावेज राइटर, प्रस्तुतिकरण, इम्प्रेस, उसके बाद स्प्रेड शीट, कैल्क, ग्राफिक्स, ड्रा, गणितीय सूत्र, मैथ और डेटाबेस बेस आदि होता है। उसके बाद ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में करीबन देखेंगे तो इसमें आपका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 2,40,000 आपका हो जाएगा। कॉलमों के साथ अधिकतम देखेंगे तो 65,536 पंक्तियां होती हैं, जिसमें जो है अधिकतम देखेंगे 256 जो है सीट हैं, ठीक है। अगला कि स्प्रेडशीट की विशेषताएं, जैसे गणित के सभी सूत्रों का जो है उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं में मौजूद डेटा के आधार पर जो है ग्राफ और चार्ट बनाना जो है काफ़ी आसान है। डेटा का फॉर्मेट करना काफ़ी आसान है और कुशल है। कोशिकाओं में डेटा प्रविष्ट करना आसान है। तारीखी की तुलना आसानी से जो है की जा सकती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना कहलाता है क्या? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, साझाकरण, बिक्री या उपयोग, वितरण है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। हैकिंग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट
और यहाँ तक कि पूरे नेटवर्क जैसे डिजिटल उपकरणों में जो है उपकरणों से जो आपका समझौता करना चाहते हैं। ऑनलाइन प्रेडेंटिंग ऑनलाइन प्रेडेटर्स ऐसे इंटरनेट उपयोगकर्ता जो बच्चों एवं किशोरों का यौन व हिंसक प्रयोजनों के लिए जो है शोषण करते हैं। अगला है कि इसके तहत जो है ग्रूमिंग, यौन गतिविधियों में लगाना, सामग्री एवं चित्रों का अवांछित प्रदर्शन, ऑनलाइन उत्पीड़न, जोखिम या फिर भय की धमकियां इत्यादि। ऑनलाइन स्कैम, इसके तहत इंटरनेट का उपयोग करके वित्तीय लाभ हेतु या धोखे देने के उद्देश्य से प्रयोग जो है किया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड कई तरह से होते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन घोटाला, स्पैम, पहचान की चोरी, पहचान धोखा, खाते से ऑनलाइन उत्पाद खरीदना, चैन लेकर जो है इत्यादि। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसको, चैन लेटर इत्यादि शामिल है इसमें। 29 नंबर है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? तो ये आपका गगनयान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस मिशन का लक्ष्य जो है अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें जो है सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है, जिसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम जो है HLVM-3 रखा गया है। चंद्रयान 3 को भी इसरो के जो है LVM-3 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों को जो है घोषणा किया है। ग्रुप कैप्टन, पहला की बात करते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन जो है 2026 के अंत तक जो है आपका लॉन्च होगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जो है जाना जाता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइसोसोम। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में जो है पाए जाते हैं। इसमें ऐसी एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकांग उपापचय में जो है यानी उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु जो है हो जाती है। अंतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। यह अंतः कोशिकीय पदार्थों को साफ करता है। इसकी खोज आपका क्रिस्टियन डी डुबे ने 1955 में किया था, आप इसको याद रखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द चूजिंग द राइट कंजक्शन, है ना। तो बोला कि द लिस्टेंड टू मी पेशेंटली डैश हैज एन एग्री। आंसर हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर है, बोला कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी हैव डैश ब्रेकफास्ट एट ईट। इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बोला कि गार्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? कि है डॉक्टर गगनदीप कांग, ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉक्टर गगनदीप कांग कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डॉक्टर कांग को यह पुरस्कार बच्चों में आंत रोग और जीवन भर उनके प्रभाव पर व्यापक समूह आधारित महामारी विज्ञान पर्यावरण और नैदानिक परीक्षण अनुसंधान के लिए जो है दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य असमानताओं को सामना कर रही आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए तर्कसंगत वैज्ञानिक रूप से आधारित अनुसंधान का जो है उपयोग किया है। कनाडा गार्डनर पुरस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1957 में परोपकारी जेम्स ए गार्डनर के दान से स्थापित गार्डनर फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में बायोमेडिकल अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करता है। गार्डनर पुरस्कार 1957 से गार्डनर फाउंडेशन द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रस्तुत जो है किए जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? तो ब्रह्मोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रूज मिसाइलों को एक मानव रहित स्वचालित
निर्देशित वाहनों के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ ने मिलकर जो है विकसित किया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्को नदी के नाम पर जो है मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र या हवा से जो है लॉन्च किया जा सकता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि असम राज्य में स्थित है? दीपोर झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रामसर कन्वेंशन ने 2002 में दीपोर बिल को रामसर स्थल में जो है नामित किया था। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके युक्त उपयोग हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्र भूमि संधि भी जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई तथा 21 दिसंबर 1985 को जो है लागू हुआ था। भारत ने रामसर संधि पर फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल जो है जोड़े गए हैं। सकारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और खेचियो ओपालरी आर्द्र भूमि सिक्किम का पहला आर्द्र भूमि। और चौथा की बात करते हैं तो उधवा झील झारखंड हो जाएगा। भारत में अब तक अप्रैल 2025 तक कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है 89 हो गया है। ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे। जो मैथ है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, बोला कि बैलाडीला प्रसिद्ध है किसकी? जो आपका बैलाडीला है दोस्तों देखेंगे तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा लोहा के लिए। बैलाडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जहां हेमाटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज जो है किया गया है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क जो है पाए जाते हैं, जिसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, जिसमें 60 से 72 लौह जो है 60 से 72% जो है लौह अंश जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। हेमाटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो गुरु, महिसानी, बादाम पहाड़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दल्ली, राजहरा, बैलाडीला, दांतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर। झारखंड की बात करते हैं तो आपका नोआमुंडी, पलामू और सिंदूरपुर होगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वारंगल, कर्नूल, रमल्ला कोटा और नेल्लोर आपका हो जाएगा। कथन ए बोला है कि शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। कथन 2 बोला कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का जो है निक्षेप करती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में है आपका कि दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो आप ए जो है अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, उत्तर भारत में शिवालिक को गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को जो है भावर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा जो है लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। भावर प्रदेश की चौड़ाई सामान्यतः जो है 8 से 10 किलोमीटर है। इस प्रदेश में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के नीचे जो है प्रवाहित होने के कारण जो है अदृश्य हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है, याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है सत्य, यानी हमारा सही क्या है? देखिए, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्रावधान है, यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। इस नीति के अनुसार जो है 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का जो है लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित जैसे 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना तथा लड़के और लड़कियों को दोनों स्कूल छोड़ने की दर को जो है कम करना है। देश में शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30% यानी 30 से कम करना है। मात्र मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम करना है। लड़कियों की देर से शादी को प्रोत्साहित करना है। 80% संस्थागत प्रसव तथा 100% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो है प्रसव करना आदि है।
भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ जो है कौन से वर्ष में हुआ है? तो ये आपका 1876 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल जो है 1881 में धारीवाल यानी पंजाब में जो है स्थापित किया गया है। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, जैसे पंजाब की बात करते हैं तो धारीवाल है, अमृतसर है, लुधियाना या फिर चंडीगढ़। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई, ठाणे, जलगांव, अंबरनाथ और अंबरनाथ, उसके बाद अमलेर हो जाएगा। यूपी की बात करते हैं तो कानपुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की बात करते हैं तो 1818 में हुआ था। भारत में उर्वरक उद्योग की शुरुआत जो है 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था। यह सिंगल सुपर फॉरेस्ट फास्फेट की पहली विनिर्माण इकाई जो है स्थापित किया गया था। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो है जारी किया गया है। औद्योगिक नीति 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 24 जुलाई 1991 से 91 को जो है आपका लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री श्री पी.जे. कुरियन ने औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा किया है। नई औद्योगिक नीति द्वारा देश में वृहत आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इस नीति के तहत जो है भारत ने एलपीजी नीति को जो है अपनाया है। ठीक है, लिक्विड यहाँ पे देख सकते हैं, एल से देखेंगे तो आपका जो है उदारीकरण नीति, पी से देखेंगे तो निजीकरण नीति, उसके बाद देखेंगे तो आपको हो जाएगा वैश्वीकरण नीति। भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा जो है किया जाता है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इसका गठन जो है आपका 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार का एक संगठन है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका एक शाखा कोलकाता में है। सीएसओ की स्थापना 2 मई 1991 को मंत्रिपरिषद सचिवालय के अधीन जो है किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले सबसे बड़ा जो है संगठन है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1950 में दोस्तों जो है किया गया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कथन दिया गया है, जैसे सही बताना है कथन, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3, जैसे इन्वेंटरी को निवेश के रूप में जो है देखा जाता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है। इन्वेंटरी में परिवर्तन निवेश होता है। देखिए किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं यानी उत्पादन और बेची गई वस्तुओं के बीच के अंतर को इन्वेंट्री निवेश कहा जाता है। इन्वेंट्री निवेश बराबर उत्पाद माइनस बिक्री। पूंजी स्टॉक में वृद्धि सकल निवेश की राशि के बराबर होती है। पूंजी स्टॉक किसी कंपनी के पास मौजूद शेयरों की राशि यदि प्रति इकाई समय उत्पाद प्रति इकाई समय बिक्री से अधिक है तो प्रति इकाई समय इन्वेंट्री का स्टॉक शुरुआत की तुलना में अधिक होगा। इन्वेंट्री में बदलाव को एक निवेश के रूप में जो है माना जाता है, क्योंकि यह उस राशि का जो है प्रतिनिधित्व करता है जिसे फर्म ने जो है अपनी इन्वेंट्री में बांधा है। जनवरी 2015 में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डैश है। बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 45 का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को शुरू किया गया है। सकल मूल्यवर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि बराबर प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पाद इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा जो है की गई सकल मूल्य वृद्धि प्लस तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पाद इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद देखेंगे तो एनडीपी बराबर बाजार कीमत पर सकल वृद्धि एंड सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्यह्रास होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा है? हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पुल्लिंग की बात करते हैं तो आपका जो है दही हो जाएगा। देखिए ई की मात्रा वाले शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु इसका अपवाद घी, मोती, दही, पानी इत्यादि पुल्लिंग होते हैं।
जिन शब्दों में पुल्लिंग जाति का बोध होता है उन्हें जो है पुल्लिंग शब्द कहते, जैसे देखिए पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल इत्यादि। विच प्रेफिक्स कैन बी गिवन वर्ड टेक डैश अपीयर, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डिस हो जाएगा, डिस हो जाएगा, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट डैश डैश वी डैश द वाशिंग, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हैड लेफ्ट डिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे दिया गया आकृति को देखकर जो है बैक्टीरिया का आकार पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए लिखा गया है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह अंगूर की गुच्छे की तरह दिखता है। यह त्वचा, खाद्य, संक्रमण आदि का जो है कारण बन सकता है। स्पिरिलियम बैक्टीरिया की आकृति जो है सर्पिल या फिर घुमावदार होती है, इसलिए इस जीवाणु को जो है सर्पिल बैक्टीरिया कहते हैं। यह बैक्टीरिया जलीय वातावरण में जो है पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके संक्रमण में स्ट्रेट थ्रोट, निमोनिया, मूल मार्ग में संक्रमण, त्वचा संक्रमण आदि शामिल होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे। यदि एक संकरण में ई और जी फूले हुए वह हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है और आई और जी संकुचित वह पीले रंग के पांड को प्रतिनिधित्व करता है, तो वे पौधों को टिग आनुवांशिक रचना वाले हैं। उनका पॉड क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संकुचित व पीला होगा। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लिथियम जो है सही हो जाएगा, लिथियम। यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं 3 है, परमाणु द्रव्यमान जो है 7 है। लिथियम क्षारीय व दुर्लभ धातु है। इसे जो है प्रथम वर्ग में जो है रखा गया है। सीसा उष्मा का जो है कुचालक होता है। गैलेना और सेरुसाइट सीसा का अयस्क है। पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में होती है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर जो है Ag2S के कारण जो है काला हो जाता है। आगे हमारा है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। ये जो मीराबाई थी दोस्तों, ये आप देखेंगे तो भक्ति काल की कवित्री थी, ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल। मीराबाई राजस्थान के राजघराने में जन्मी थी। ये 16वीं सदी की कृष्ण भक्ति यानी भक्त की कवित्री थी। संत रविदास रैदास मीराबाई के गुरु थे। देखिए बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 युग यानी काल में जो है विभाजित किया गया। जैसे आपका आदिकाल की बात करते हैं, वीरगाथा काल। प्रमुख की बात करते हैं तो कवि जो है चंद्रबारदाई, जगनीक। उसके बाद भक्ति काल, प्रमुख जो है कवि कवित्री जो है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, रैदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी। रीतिकाल के प्रमुख कवि या फिर कवित्री की बात करते हैं बिहारी, केशवदास और घनानंद। आधुनिक काल प्रमुख कवि या फिर कवित्री की बात करते हैं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा हो जाएंगे। एक सेकेंड। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो है इतिहास ग्रंथ लिखा है। एक सेकेंड, ये बड़ा क्यों हो जा रहा है भाई, जूम इन हो जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर। देखिए 53 नंबर है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक जो है उत्पादन से संबंधित है, तो आपका दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दूध। देखिए इसको शुरुआत जो है 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है किया गया था। प्रमुख क्रांति जैसे हरित क्रांति की बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति की बात करते हैं तो तिलहन उत्पादन, भूरी की बात करते हैं उर्वरक, और बादामी की बात करते हैं मसाला उत्पादन, सुनहरा की बात करते हैं फल उत्पादन, शहद या फिर बागवानी, स्वर्ण की बात करते हैं तो आपका बागवानी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो वेयर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो आई थिंक 2 होना चाहिए मेरे अनुसार। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 आपका सही होगा।
देखिए महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया को 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची की सूची में जो है असल सूची में जो है शामिल किया गया है। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा को 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची के जो है स्थल में जो है सूची में शामिल किया गया है। 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से जो है शैक्षणिक सत्र जो है प्रारंभ हो गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है कब किया गया था, तो ये आपको 1908 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष सर सैयद यानी सैयद अहमद इमाम तथा उपाध्यक्ष मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन, राज परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर, उसके बाद बाबू कृष्ण सहाय थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 के आरंभिक दिनों में संपन्न हुआ। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अप्रैल 1909 में जो है संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के जो है साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका जो है भरहुत स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भरहुत स्तूप। देखिए भरहुत स्तूप की खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। भरहुत स्तूप में मौर्योत्तर युगीन कला स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस स्तूप में जो है स्तंभों पर मगध का राजा अजातशत्रु तथा कौशल का राजा प्रसेनजीत को बुद्ध की पूजा करते हुए जो है दिखाया गया है। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में जो है बिहार का जो नेतृत्व है किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर होगा मिर्जा सैफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मिर्जा सैफी। देखिए शाहजहां के सिंहासन पर बैठने के बाद खान ए आलम को बिहार का जो है गवर्नर दोस्तों जो है नियुक्त किया गया था। वह एक जो है आपका कुशल गवर्नर था और 1 वर्ष के भीतर ही उसे जो है पद से जो है दोस्तों हटा दिया गया। मिर्जा सैफी ने खान ए आलम का जो है यानी खान ए आलम का जो है स्थान लिया। बिहार में कुल कितनी जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 13। वर्तमान में 11 जलविद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता की बात करते हैं 9.3 मेगावाट है। अब देखिए जलविद्युत परियोजना दिया, जैसे आप देखिए कोसी जलविद्युत की बात करते हैं तो आपका सुपौल, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस जिला कौन सा ये जानना जरूरी है। पूर्वी गंडक नहर की बात करते हैं पश्चिमी चंपारण, सोन पश्चिमी नहर की बात करते हैं तो रोहतास, सोन पूर्वी नहर की बात करते हैं औरंगाबाद, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण और ढेलाबाग लघु जलविद्युत जो है आपका रोहतास, नासरीगंज लघु जलविद्युत रोहतास और जयनगरा लघु जलविद्युत रोहतास, सेबारी लघु जलविद्युत जो है आपका रोहतास होगा। उसके बाद अगनूर लघु जलविद्युत जो है अरवल, बेलसार लघु जलविद्युत जो है आपका अरवल, सिरखिंडा लघु जलविद्युत जो है आपको हो जाएगा रोहतास, अरवल लघु जलविद्युत जो है आपको हो जाएगा अरवल। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, तो आप देखेंगे तो कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए होगा कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जो है कानूनी अधिकार के जो है अंतर्गत रखा गया है। इसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में विधिक कानूनी अधिकार के जो है अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। समता या समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28। संस्कृति या शिक्षा संबंधित अधिकार की बात करते हैं तो 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 आपका जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपका युधि धन स्थिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रतिध्वनि दोस्तों जो है सुनाई देती है, प्रतिध्वनि तो किसके कारण पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी जो है आपका लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ध्वनि के लक्षण तीव्रता, तारत्व और गुणता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकता है।
प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए जो है प्रतीत होते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करते हैं 5422.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई की बात करते हैं 7216 हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तट की लंबाई की बात करें 3214। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं 2933। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत जो है आपका 7वां स्थान पर है। स्थिति की बात करते हैं 8 डिग्री 7 मिनट, उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखेंगे। देखिए 68 नंबर दोस्तों हमारा है, बोला कि विदेशी, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, विदेशी निवेश कहलाता है क्या? देखिए बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुराष्ट्रीय निगमों अर्थात एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सरकार के अनुसार 5 सबसे बड़ा जो है विदेशी निवेश देश भारत में जो है, इन देश भारत में जो है इसका प्रकार जैसे आपका मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है KMnO4 के मोलों की संख्या। के मोलों की संख्या जो है अम्लीय विलयन में फेरल ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए जो आवश्यक होती है। तो ये आपको हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका जो है सही होगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आपका बृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का जो है प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त माफ कीजिएगा घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। बिंदुसार को अमित्र घात या फिर शत्रु विनाशक के नाम से जो है जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है मखली पुत्र गोसाल ने किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को जो है भाद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक जो है राजदूत आया था। अशोक की माता का नाम जो है सुबदांग्री था और मास्की गुर्जरा नेतुर तथा उडेगोलम लेखों में जो है अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो ये आपका संवेग का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम जो है कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम की बात करते हैं गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग जो है बराबर होता है। राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 25। देखिए संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन जो है करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। राज्यसभा की कुल संख्या जो है आपका 245 है, इसलिए जो है 25 सदस्यों की उपस्थिति इसके जो है बैठक के गठन के लिए जो है पर्याप्त गणपूर्ति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है।
राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है आपका 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में देखेंगे तो आपका 245 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का जो है कारण नहीं है? आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बी में दिया गया दोस्तों आपका काफ़ी योजना जो है परस्परवीय है, यह निरोधी उपायों के प्रभावी होने का कारण नहीं है। गरीबी निर्धनता, देखिए जीवन के लिए न्यूनतम उपभोक्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होना, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कट गया है। निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक यहाँ पर लिखा गया है सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का जो है लक्ष्य है, तो यह आपको हो जाएगा 2030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, इसका जो है 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत है। कोई गरीबी नहीं है, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ एवं जल स्वच्छता हो जाएगा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो जाएगा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन, जमीन पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं होगा, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। देखिए मातंग है ना, मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, तो पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पाली। ठीक है। अगला है कि मातंग जातक एक पाली पाठ में यह कहानी है कि जहाँ जन्म में बोधिसत्व या बुद्ध की पहचान चांडाल के रूप में जाती है, चंडाल के रूप में जो है की जाती है। मातंग जातक कथा से यह सिद्ध होता है कि मातंग एक नायक था जिसने जो है ब्राह्मणों को हराया था। जातक कथाओं के बारे में कुछ बातें, जैसे जातक कथाओं में बुद्ध को कभी कभी जानवर के रूप में भी जो है दोस्तों दिखाया गया है। जातक कथा को विश्व के सबसे पुरानी लिखित कहानियों में गिना जाता है। इसमें बोधिसत्व नायक के रूप में जो है आदर्श और मार्गदर्शक होता है। जातक कथाओं को बौद्ध धर्म को आम लोगों को समझाने और नैतिक पाठ देने का जो है साधन बनाया गया है, फिर माना गया है। जातक का अर्थ है जन्म की कहानी या जन्म से संबंधित, मुख्य रूप से मानव और पशु दोनों रूपों में जो है गौतम के पीछे जो है जन्मों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है, तो बल्भाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बल्भाचार्य। देखिए श्री बल्भाचार्य का जन्म जो है 1479 में चंपारण रायपुर मध्य प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम जो है आपका इलम्मा गारू था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरल नामक स्थान पर अपना जो है निवास स्थान बनाया। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैवों संतों ने किया था। आगे हमारा प्रश्न है, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस संबंध को सर्वप्रथम न्यूटन ने स्थापित किया था। अंततः इसे न्यूटन का जो है सूत्र भी कहते हैं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है तथा ध्वनि की चाल जो है बढ़ते क्रम में, जैसे गैस द्रव्य ठोस होगा, ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में तथा सबसे अधिक जो है ठोस में होती है। ताप और घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की जो दोस्तों चाल है बढ़ जाती है या फिर बढ़ती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, माध्यम की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, वायु आपको 0 डिग्री सेल्सियस 331 चाल हो जाएगा। वायु में देखेंगे 343, हीलियम 965, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1284। द्रव्य की बात करते हैं, जल में आपका 1402, जल की बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका 1482, और समुद्र जल की बात करते हैं 1522 हो जाएगा। ठोस की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम 6420, कॉपर तांबा की बात करते हैं 3560, स्टील की बात करते हैं तो 5941, ग्रेनाइट की बात करते हैं 6000, और वल्केनाइज्ड की बात करते हैं तो आपका 54 हो जाएगा।
78 नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है सापेक्ष साइज को गलत जो है दिखाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार यानी त्रिज्या क्रमशः घटती तथा किसी निश्चित वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है क्रमशः बढ़ता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पे। देखिए निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। तो आप हो जाएगा अल्फा कण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो है आप सूत्र वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका द्रव्यमान देखेंगे तो आपका जो है इतना हो जाएगा। और अल्फा कण जो है आपका धनावेशित कण है, यह हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस कण की खोज जो है और नामकरण की बात करते हैं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 में जो है किया था। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए जिंक अयस्क सबसे अधिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3 के रूप में पाया जाता है, जिसे जो है कैलेमाइन या फिर स्मिथ स्टोन के रूप में जो है जाना जाता है। कैलेमाइन प्राथमिक जिंक सल्फाइड खनिज यानी स्फेलेराइट के परिवर्तन से प्राप्त होता है। यह सामान्यतः एक गहरा भूरा या काला अत्यधिक चमकदार खनिज होता है। जिंक जस्ता के अयस्क जिंकाइट जिंक ब्लेड कैलेमाइन है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा या फिर सफ़ेद कशिश भी दोस्तों जो है कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर वूल या फिर जिंक वाइट जो है कहा जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में जो है होता है। खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक को जो है खनिज कहते हैं। अयस्क की बात करते हैं तो वे खनिज जिनमें धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में जो है निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क जो दोस्तों जो है कहलाता है। जैसे जिंक की बात करते हैं तो जो आपका अयस्क है आपका कैलेमाइन है, जिंक ब्लैंक है और जिंकाइट है। सूत्र दिया गया है, सूत्र भी आप याद रख सकते हैं सूत्र। सिल्वर की बात करते हैं तो आपका नेटिव सिल्वर है और अर्जेंटाइट है और हॉर्न सिल्वर है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर आपका हो जाएगा। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स, सोडियम नाइट्रेट, चिली, साल्टपीटर। पोटेशियम की बात करते हैं तो आप हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार जीता है। तो अनुसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए पामे डिवर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनुरा सिन बेकर। सर्वश्रेष्ठ सिनेमा की बात करते हैं तो जैसी पलेमंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो एमिलिया परेज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो मिगुएल गोम्स ग्रांड टूर। पायल कपाड़िया निर्देशित भारतीय फिल्म जो है ऑल वी इमेजिंग एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स जो है पुरस्कार जीता है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी होगा। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। यह कार्लोस अल्कराज का पहला फ्रेंच ओपन खिताब है और तीसरा जो है ग्रैंड खिताब है। महिला एकल का खिताब जो है इगा स्वितेक पोलैंड ने जैस्मिनर पाओलिनी इटली को हराकर जीता है। फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। यह साल के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दूसरा है जिसका उपयोग मई के आखिर और जून के शुरुआत में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में होता है। फ्रेंच ओपन मई के अंत में जून के शुरुआत में होता है। विंबलडन ओपन की बात करते हैं जून जुलाई में और यूएस ओपन की बात करते हैं तो अगस्त सितंबर में होता है। उपयुक्त चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मेजर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन तथा यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं जबकि फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट को विंबलडन घास कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको बनाइए आराम से। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर जो है सर्वाधिक पूर्व है। तो आपको हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का जो है दक्षिणी जिला है और बिहार में जो है कुल 38 जिला है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होता है तो आपका ऋणात्मक होता है।
चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास रखे लोही पदार्थ उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लगभग 600 BC में एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं या फिर पाए गए हैं जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का जो है गुण मौजूद था। ये पत्थर लोहे के ऑक्साइड मैग्नेटाइड के थे। पत्थर के टुकड़े मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण जो है इन्हें जो है मैग्नेट कहा गया है। मैग्नेट को हिंदी में जो है चुंबक कहा जाता है। इसको आप देख सकते हैं चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, ठीक है। इसको आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे हम। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र में समकोणीय दिशा में आ जाते हैं। इन श्रेणी के पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू का मान बहुत कम और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे पदार्थों को जब हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम बल रेखाएं गुजरती हैं। बिस्मथ, एंटीमनी, तांबा, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन आदि इस श्रेणी के पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में जो है थोड़ी सी दोस्तों देखेंगे चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके जो है प्रमुख उदाहरण बोल सकते हैं। अस्थायी चुंबक। देखिए नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग जो है किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक। फौलाद या फिर इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही इसका जो है चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जो है लाउडस्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि के अस्थायी चुंबक जो है इस्पात के भी जो है बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। चुंबक के गुण। देखिए चुंबक सदैव लोहे के पदार्थ को आकर्षित करता है। चुंबक को तोड़ने पर हमेशा जो है चूर्ण जो है चुंबक प्राप्त होते हैं। चुंबक में चुंबकीय गुण जो है सदैव ध्रुव पर जो है ज़्यादा होता है। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व जो है नहीं होता है। किसी चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसकी जो है चुंबकीय शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। नोट। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो है 18 डिग्री का जो है कोण बनाती है। 86 नंबर हमारा है। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन जो है हो चुके हैं? 103 हो जाएगा। यह संशोधन सामान्य श्रेणी में अधिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। 124वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 124वां जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 8 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन विधेयक को जो है आपका लोकसभा में पेश किया था। 12 जनवरी 2019 को 124वां संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। प्रथम संविधान संशोधन साल 1991 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को इस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। नवंबर 2024 तक भारत के संविधान में 106वां संशोधन हुआ है, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम फास्ट देखें क्योंकि देख लेते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे आपका 87 से। बोला कि 87 नंबर है कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में जो है किया गया है? तो प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा प्रस्तावना, ठीक है। कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर जो है विचार विमर्श करती है?
आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए फास्ट करेंगे, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, मतलब बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, बाकी तो डिस्कशन करवाते ही हैं आपको। आखिरी का 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा जो है आपका न्यूट्रोफिल यानी प्रतिशत में पाया जाता है? तो आपका WBC हो जाएगा। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित्त आने की प्राथमिकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 1/4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1/4 होगा। अगला है कि कोशिका में केंद्र की खोज दोस्तों जो है कि सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ये आपका 1831 में किया था, 1831 में। अगला है कि डैश को पादप जगत का उभयचर भी जो है दोस्तों कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे है कि मटर के पौधों में प्रतानों की वृद्धि डैश कारण से होती है। तो ये होता है प्रतानों की वह कोशिकाएं जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती हैं, तेजी से जो है आपका विभाजित होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 93 का सी सही होगा। धमनियां और सिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं के डाल से जुड़ी होती हैं? तो कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे सी कोशिकाओं जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण के लिए कौन सा नियम जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 95 का सी जो है सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि ध्वनि वस्तुओं के डैश के कारण जो है उत्पन्न होती है। तो कंपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा कंपन, याद रखिएगा सभी लोग। आगे है कि कार्य में केवल डैश होता है डैश नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी परिणाम होता है, दिशा नहीं, सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है किसी अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग होता है। तो आयोडीन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 98 का डी होगा, आयोडीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का कार्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण, ऑप्शन नंबर जो है 99 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परत को ढकने के लिए जो है उत्तरदायी है? तो उपकला ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा उपकला ऊतक। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न दोस्तों आपको जो है समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। देखिए 10-12 क्वेश्चन जो लास्ट का है मैंने आंसर ही बताया है, डिस्कशन नहीं किया है, बस आपका 1-2 पेज ही था, ठीक है। तो माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोग के लिए, बाकी आपका जो है सारा सेट करवा ही रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इसके पहले का जो आपका सेट 1, 2, 3 है उसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा।